नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और जहां पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों पर इंतहा जुल्म ढाती है, उसी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान का खिलाफ जमकर आंदोलन हो रहा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता पाकिस्तान से आजादी चाहती है, भारत जिंदाबाद के नारे लगाती है। अब उससे और आगे बढ़कर पीओके के एक नेता सरदार रईस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। सरदार रईस का कहना है कि एलओसी पार करने वाले आतंकवादियों को पाकिस्तान की सरकार 1 करोड़ रुपए के साथ साथ हथियार भी मुहैया करवाती है। उधर इसी से जुड़ी एक और खबर यह है कि पाकिस्तान में आईएसआई के प्रमुख रिजवान अख्तर को उनके पद से हटा दिया गया है। दोनों ही खबरों में कई संबंध हैं। जानेंगे ये कि आखिर भारत का आगे का रास्ता क्या होगा, किस तरह की स्ट्रेटेजी, किस तरह की कूटनीति भारत को अपनानी होगी और जिस तरीके से पाकिस्तान खुद ही पूरी दुनिया के सामने लगातार अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, आखिर आगे आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन तमाम जगहों पर वहीं के लोग विरोध के सुर लगातार बुलंद कर रहे हैं, अत्याचारों को पूरी दुनिया के सामने ले जा रहे हैं। चर्चा करेंगे इस पर, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। पे पाकिस्तान पे पाबंदी है, उस तंजीमों को इस एलओसी पे खुली छूट दी गई है और आज हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्शन प्लान की जो शिक्के हैं जिन पे अमल होता है, इस एलओसी पे उन सारी जहादी तंजीमों पे पाबंदी आयद की जाए जो यहाँ पर और हम ये बात कोई ढकी छुपी नहीं करते। अब पीसफुल दौर आ गया है, आज इंसानी आजादी का दौर है, आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और आप किराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप हम बना के बेचते हैं एलओसी पर, जो वहां पर इंतशार की बुनियादी वजह है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये दहशतगर्दी बंद करो। नाते और मासूम अवाम को मारने का आपको कोई हक नहीं है और अगर आपने ये गुंडागर्दी और दहशतगर्दी जारी रखी तो अगली काल हम केंद्रीय रोड से उसके लिए देंगे, हजीरा के अंदर काल नहीं होगी। ये बहुत 70 साल से ये जबर, ये गैर इंसानी जो अमल है आपका हमने बर्दाश्त किया और अब बाबा के दूर कहते हैं कि आप इस पूरा कुश्ती के अंदर हमारे लोगों को बर्बाद करें। इस खुलासे से पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। सीमा पार आतंकवाद को हवा देने और सरहद पार करवाकर आतंकी भेजने के तमाम सबूतों के क्रम में सरदार रईस का खुलासा एक और बड़ा सबूत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एक बार फिर से लोगों ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ लामबंद होकर उसके खिलाफ नारेबाजी की। पीओके आधारित जम्मू कश्मीर अमन फोरम के नेता सरदार रईस इनकलाबी ने पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद फैलाने से बाज आने की हिदायत दी है। पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन भी खुलेआम घूमकर अपने काम को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी स्थानीय नेताओं ने इसके खिलाफ और पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मुजफ्फराबाद समेत सीमा से सटे कई इलाकों में जैश, लश्कर समेत अन्य आतंकी संगठनों के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग देने में पाकिस्तान की सेना इनका पूरा साथ देती है। और अब देखिए तस्वीर का दूसरा रुख। भारत में इसी साल सितंबर में भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर तमाम आतंकी कैंपों को खत्म कर डाला था और सर्जिकल स्ट्राइक की बात सरकार ने मीडिया को बताई थी। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक को इतने गुप्त तरीके से भारत ने अंजाम दिया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और पाक के तत्कालीन सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने अपनी नाकामी को छिपाते हुए पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये कहकर प्रचारित करवा दिया कि
भारत ने ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। लेकिन राहिल शरीफ के जाते ही आईएसआई के प्रमुख रिजवान अख्तर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बाजवा ने हटा दिया और अख्तर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को आईएसआई के प्रमुख के पद पर बिठा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पर जो पाकिस्तान ना कर रहा था, आखिर उसकी पोल खुल ही गई। रिजवान अख्तर को 1 साल पहले इसीलिए चलता किया गया क्योंकि आईएसआई भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरी तरह फेल रही। बाजवा ने रिजवान को हटाकर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से पूरी तरह डरा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बाजवा ने पद संभालते ही अपने ही स्टाफ में सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। दोनों ही घटनाओं से यह साबित होता है कि पाकिस्तान पीओके, बलूचिस्तान और सिंध में वहां के नागरिकों से तो हार ही रहा है, क्योंकि इन सभी इलाकों के लोग पाकिस्तान से आजादी का नारा बुलंद कर रहे हैं। वहीं पाक की खुफिया एजेंसी भारत के जाबाजों के आगे पस्त होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सवाल फिर से वही है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, और जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार 1 करोड़ रुपए सेना को बढ़ाने की हिम्मत क्योंकि पाकिस्तान नहीं रखता है, जैसा कि कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों को पैसे देकर भारत में खून खराबा किया जा रहा है, उसके बाद भारत का रुख क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ पूरी दुनिया के सामने क्या पाकिस्तान खुद को एक्सपोज नहीं कर रहा, वो भी बार बार। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एस के दत्ता हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही बीडी मिश्रा जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर आरपी सिंह भी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ राहुल कौल भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय संयोजक हैं पनून कश्मीर के। आप चारों का ही बहुत स्वागत है शो में। शुरुआत में करना चाहूंगी यहाँ पर बीडी मिश्रा जी आपसे। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की इस तरह की चीज़ें सामने आई हों, जिस तरीके से मेड इन पाकिस्तान तमाम चीज़ें भारत में मिलती हैं, डॉजियर्स पाकिस्तान को सौंपे जाते हैं, तमाम चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, वो हम सब ने देखी है। लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ का अगर कोई नेता ये कहे कि 1 करोड़ रुपए देकर आप भारत में LOC पार कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है सेना से सेना भिड़ पाए, इसीलिए आप लगातार खून खराबा बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ उसने कहा कि जो प्रतिबंधित गुट हैं आतंकवादियों के, वो पाकिस्तान में जो बैन कर दिए गए हैं, उन्हें आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला रहे हैं। क्यों हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो ये खुलासा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए देते हैं इनको, तो पाकिस्तान की ISI वहाँ की फौज इतनी बेईमान है कि यह 1 करोड़ का वायदा होता होगा। उनको 25% क्रॉस करने के पहले दिया जाता है, और बाकी ये कहा जाता है कि तुम्हारी शहादत के बाद तुमको, तुम्हारे फैमिली को पैसा उतना मिलेगा जितना तुम्हारे कैजुअलिटी तुम करोगे। तो ये सब एक जाल है जो ISI गरीबों को वहाँ का फंसा के उनको एक रिलीजन का, एक जिहाद का मुद्दा देके उनको भेजती है। लेकिन ये सब बात अलग है। अब उनको ये पता लग गया है कि हिंदुस्तान में अब डोसियर देने का ये एरा ख़त्म हो गया है, ये एज ही ख़त्म हो गई है। अब हिट बैक का एरा है, और हिट बैक के एरा में उनको इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। उनको समझ में नहीं आता है कि इतने इंटरनेशनल प्रेशर को कैसे झेल पाएंगे। और दूसरी बात, जो 2 नई बातें हैं जिसके वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो एक तो 15 अगस्त को बलूचिस्तान का जो मामला का नाम जो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया। हमारे प्रधानमंत्री 2 लफ्ज़ बोलते हैं और 2 सेंटेंस बोलते हैं, 2 जुमला बोलते हैं, और पाकिस्तान में तबाही मचती है जी। और दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट यहाँ आए, उन्होंने नेम किया पाकिस्तान को, वहाँ के आतंकवादियों को नेम किया, और अब उनको ये डर है कि बलूचिस्तान कहीं उनके हाथ से निकल न जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान का बॉर्डर एक है। बलूचिस्तान की जो एथनिक एंटिटी है वो अफ़गानिस्तान में भी है। अब पाकिस्तान को ये वाकई डर लग रहा है कि बांग्लादेश तो निकल गया था, और जब बलूचिस्तान निकलेगा तो ये तो बैठ जाएंगे। तो ये जो उनका भय है, उनका डर है, उनके दिमाग में जो खौफ है, उसके वजह से आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और बताऊं
ये जो लेफ्टिनेंट जनरल मुख्तार आए हैं, ये तो समय ही बताएगा कि रिजवान अख्तर से बेटर है या नहीं, लेकिन वो जो चौकड़ी है, रिजवान अख्तर, रहील शरीफ, लेफ्टिनेंट जनरल नसीर जंजवा और सरताज अजीज की, ये चौकड़ी टूटनी चाहिए। जब ये चौकड़ी टूटेगी तब ये समझ में आएगा कि शायद इनके भ्रम में कुछ सुधार हो रहा है। लेकिन उसके पहले जब तक ये चौकड़ी नहीं टूटती है तो बासित साहब चाहे जो लेक्चर दे दें कि भाई हमने 70 साल ऐसे ही गुजार दिए, हमारे देश में, हमारे मुल्क का और हिंदुस्तान का यह टाइम जाया हुआ, तो ये सब बातें अलग हैं। कश्मीर जिस दिन इनके लेक्चर से, इनका जो तकरीर से इनके ड्रॉप होगा, तब समझ में आएगा कि पाकिस्तान वाकई कुछ सोच रहा है जी। लेकिन नवाज शरीफ की का कंपल्शन ये है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो शिकंजा उनके ऊपर कसा गया है आर्मी का, उससे वो निकलें, और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से शायद वहाँ की आर्मी भी फील कर रही है कि उनका रोल थोड़ा बदलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आदमी 70 साल तक नहीं बदला है, सॉरी, जो मुल्क 70 साल तक नहीं बदला है, उस मुल्क के बदलने में 70 साल और लग जाएंगे। हमारे साथ आरपी सिंह जी भी हैं, लेकिन उससे पहले मिस्टर दत्ता, अगर हम देखें जो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का जो प्रेशर है, क्या वाकई में पाकिस्तान उस प्रेशर को फील कर पा रहा है? क्योंकि अमेरिका एक अलग तरीके से, जिस तरीके से हेल्प करता है, या सबकी अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना सबका स्वार्थ है, चाइना का भी वही हाल है, लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं जिस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा हम सिंध की बात कर सकते हैं, हम बलूचिस्तान की बात कर सकते हैं। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं हमें अलग करिए। शशि, जिसको आप लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, मैं उसको पाक एनस्लेव्ड इंडियन कश्मीर कहता हूँ, और वो हकीकत में वही है, पाक एनस्लेव्ड इंडियन कश्मीर है। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है और जिस तरह का लोग उत्तेजित है और आक्रोश में जिस हिसाब से प्रदर्शन हो रहा है, वो तो एक छोटा सा चिंगारी है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या होने वाला है। केवल ये पाक एनस्लेव्ड इंडियन कश्मीर की बात नहीं है, आप सिंध के प्रांत पे भी देख लीजिएगा, या फिर बलूचिस्तान, या फिर आपके वजीरिस्तान और पख्तूनिस्तान पे भी देखिएगा, वहाँ पे भी इसी तरह का हालत है। और हर प्रांत जो है, जो मतलब कि नॉन एथनिक पंजाबी प्रांत है, जहाँ पे एथनिसिटी पंजाबी नहीं है या फिर पठान नहीं है, हर जगह पे इसी तरह का हालत है, और हर क्षेत्र पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। तो मैं शुरू से ही कहता आया हूँ और आज फिर दोहराता हूँ कि पाकिस्तान का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैल्कनाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब वो एक तरह का एक डेथ स्टेट है और एक कॉफिनाइज्ड स्टेट है, जो कॉफिन पे ऑलरेडी जा चुका है। शर्त यही है कि पाकिस्तान का अल्टीमेट डिमाइस तभी हो जाएगा जब अमेरिका का हस्तक्षेप इस एरिया पे या फिर चीन का हस्तक्षेप इस एरिया पे बंद हो जाए। हमें खतरा आज के डेट में पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का हालत हमें पता है कि किस तरह का है और पाकिस्तान किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उस पे हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो गंभीरतापूर्ण जो रणनीति बनाने की आवश्यकता है कि जब ये डोमिनो इफेक्ट का जो स्पिल ओवर होगा और जब एक कैस्केडिंग वे में ये टूट जाएगा, पूरा बिखर जाएगा ये क्षेत्र, उसका परिणाम क्या होगा भारत के परिपक्ष में और उसके चलते किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पूरे साउथ एशिया में फैल सकता है, वो चिंता का विषय है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि मैं एक स्टेप आगे और जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को अगर सही में अगर कंट्रोल अगर करना है और पाकिस्तान को अगर सबक आगे जाके अगर सिखाना है, तो पाकिस्तान के जो मेन मेंटर हैं वो है चाइना। चाइना के साथ हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है और चाइना को काउंटर करने की जरूरत है। आज के डेट में पाकिस्तान अगर चिल्ला रहा है या फिर लगातार अगर अपनी हुंकार दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने बलबूते पे नहीं कर रहा है, वो चाइना के बलबूते पे कर रहा है। और चिंता इस चीज की है कि हम
चाइना के साथ किस तरह से जूझे और चाइना को किस तरह से अलग थलग करे। मैं समझता हूं कि पिछले 2 साल के रणनीति में कहीं ना कहीं पे आज के डेट में चाइना जो कभी अपने आप को आइसोलेटेड महसूस नहीं करता था भारत के परिपक्ष में, वो आइसोलेशन कहीं ना कहीं पे चीन का हो रहा है। पर शर्त यह है कि इस आइसोलेशन को और तेजी लाने की आवश्यकता है और बढ़ाने की जरूरत है। हम चाइना पे सवाल आपसे लूंगी। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सीपैक हम तैयार होते हुए देख रहे हैं उसका कितना ज्यादा विरोध है, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, चाइना में भी तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा जोखिम लिया है। उस पर मैं चर्चा करूंगी, उससे पहले राहुल कॉल से हम बात कर लेते हैं। राहुल, सवाल अब ये है, जो हम बार बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं कि वहां किस तरह के हालात हैं, इलेक्शन सेना की वहां पर रहने के बाद होते हैं, किस तरीके से इलेक्शन के दौरान 14 लोगों को गोली से उड़ा दिया जाता है, वहां के हालात कितने बदतर हैं हम जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने कश्मीर की, जिस तरीके की वहां के हालात हैं, जिस तरीके की वहां की स्थितियां हैं, क्या वहां के लोगों को अंतर नजर आता है? क्या वहां के लोग समझ पाते हैं कि कश्मीर का जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, क्या हालात वहां के हो गए, कितने ज्यादा बदतर स्थिति में वहां के लोग हैं? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जी, जो हमें समझने की जरूरत है, जिसपे अभी सभी वार्ताकारों ने बात की। वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, एक पॉलिटिकल एनालिसिस किया गया जी। लेकिन इस जितना भी कश्मीर के अंदर जो भी पाकिस्तान का इंटरफेरेंस रहा है, उसमें हम लोग एक मेजर इन्फ्लुएंस भूल रहे हैं, जो एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी है जी। आज के टाइम में पिछले 26 साल में जब से कश्मीरी हिंदू वहां से निकाले गए, उसके बाद से हमारा देश भारत, या तो पाकिस्तान की बात तो छोड़ ही दीजिए, हमारे अपने देश के अंदर भी एक रिलीजियस और एथनिक क्लिंजिंग का जो एक माहौल कश्मीर में चला, इस चीज को नजरअंदाज पूरी तरह से कश्मीर में किया गया। अगर आप ये कहने की कोशिश करें कि आज जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं, जो भी वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो कैसा लेती है जो पीओके में या पीओजेके जिसको कहेंगे, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे, वहां पर वो कैसे उस इन्फ्लुएंस को लेती है। तो एक बात के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है जो एक रिलीजियस बॉन्ड दोनों जगहों का बंधा हुआ है, जिसकी वजह से एक पैन इस्लामिक जिहादी वेव कश्मीर को एनगल्फ किए हुए है। ये एस्पेक्ट को अगर हम भूल जाएं और हम सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल एनालिसिस एंगल से देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर का जो मुद्दा रहा है, वो कश्मीर का मुद्दे को हम 1990 से ना देखते हुए, 1947 से ना देखते हुए, 1339 से लेके 1900 तक अगर देखें तो 700 साल के इतिहास में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बहुत कम और रिलीजियस इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहा है। तो ये मुद्दे को एक रिलीजियस एंगल से देखना बहुत जरूरी है। इसलिए कश्मीर की जो बहुसंख्यक अभी कश्मीरी मुसलमान है वहां पे, वो अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरह की ज्यादतियां हो रहे हैं, इससे अगर वो आपको लग रहा है कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी एक भूल है। मिस्टर दत्ता, इतनी ज़्यादा बुरी हालत को देखने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा वहाँ के बदतर हालातों को देखने के बावजूद भी वहाँ पे रिलीजन बहुत आगे निकल जाता है, ये तमाम चीज़ें मायने नहीं रखती? इतना ज़्यादा रेडिकल हो चुके हैं वहाँ के लोग? नहीं, बेशक मायने रखते हैं और मैं इनके बातों से सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आगे के एनालिसिस पे इसी पे ही आने वाला था जी। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इसलिए है क्योंकि वो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिनाइजेशन ऑफ फासिस्ट इस्लाम जिसको हम लोग कहें, या फिर वहाबी इस्लाम, जो एक बहुत ही खतरनाक रूप है इस्लाम का, वो जिस हिसाब से पाकिस्तान पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और खास करके हिंदुस्तान के परिपक्ष में भी कोशिश जारी है, बांग्लादेश के परिपक्ष में जारी है, मालदीव्स के परिपक्ष में जारी है, जिंगजियांग में भी जब जब मौका मिलता है पाकिस्तान ये गंदगी फैलाने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ा खतरा है, और इस खतरे के चपेट में अगर कोई वल्नरेबल स्टेट भारत का अगर आया है तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। और वो अंडरस्टूड है कि किस वजह से ये हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो इस्लाम है और लोग मुसलमान फेथ को मानते हैं। तो ऑब्वियस है कि इन्फ्लुएंस पाकिस्तान करने में आसानी होती है पाकिस्तान के लिए। और इसका खतरनाक रूप इसलिए और हो जाता है क्योंकि केवल ये पॉलिटिकल डॉक्ट्रिनेशन नहीं हो रहा है मजहब को इस्तेमाल करते हुए, मजहब का
इस्तेमाल तो हो ही रहा है पॉलिटिकली, पर उसके साथ साथ उसको अंजाम देने के लिए जो हथियार का इस्तेमाल होता है, और खास करके टेररिज्म को जो एक मेथोडोलॉजी के तरह जो इस्तेमाल किया जाता है या फिर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये और खतरनाक रूप अपना लेता है और खतरनाक हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मसला और कश्मीर का मसला और ज्यादा भारत के लिए पेचीदा हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत ही सोच समझ के रणनीति अपनाने की आवश्यकता होती है और इस पे हर पहलू को देख के रणनीति बनाने की जरूरत है। हाँ। पर हाँ, ये जरूर है कि जिस हिसाब से एथनिक क्लेंजिंग हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में और हमारे देश के नागरिकों को जिस हिसाब से भगाया गया है, खास करके कश्मीरी पंडितों को, जब तक उनका पुनर्वसन वहां पे नहीं होगा, उनको पुनः भेजा नहीं जाएगा, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरह का रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल संतुलन बन सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? फारूक अब्दुल्ला, यहाँ पे मैं बीडी मिश्रा जी आपसे जवाब चाहूंगी। वहाँ पे जब फारूक अब्दुल्ला ये कह देते हैं हुर्रियत के नेताओं को कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, जब वहाँ पे इस तरह की तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, बेशक सरकारें कितनी भी कोशिश करें, हमने इस दौरान देखा जो बुरहान वानी का पूरा मामला हुआ, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ कर्फ्यू लगे, जिस तरीके से वहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे थे, लगातार हालात बहुत ख़राब थे, वहां पे कहा तब भी गया कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर लोगों के बीच में जाकर के लोगों से बात करने के लिए उस वक्त भी तैयार नहीं था। तो हम ये उम्मीद करें कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी उससे। बीडी मिश्रा जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो रिलीजियस एंगल है जी, वो तो बहुत सटीक है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ट्रू है जी। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है पूरे विश्व में, शायद अकेला ही देश होगा जो कि रिलीजन के बेसिस पर बना है, बाकी जगह रिलीजन ग्रो हुआ है जी। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रिलीजियस एंगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी सही है कि 1988-89 में जब रेडिकलिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म कश्मीर में शुरू हुई और पंडितों को निकालना शुरू किया, मारना शुरू किया, तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी, दे लुक्ड एट द अदर साइड, वो दूसरी तरफ देखने लगे क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी, कुवत नहीं थी कोई इसको कंट्रोल कर सकें। और आज के दिन में परिवर्तन ये है कि महबूबा मुफ्ती ये कहने की कोशिश की हिम्मत जुटा रही हैं कि भाई रेडिकलिज्म है, ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। लेकिन जो अभी 1339 की बात थी, वो अगर हम तवारीख में पीछे जाएं तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था और तब से तवारीख ये रही है कि हमारे ऊपर मुसलमान राज करते रहे हैं। जहाँ तक गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 तक राज किए और उसके बाद खिलजी 1320 से और 1290 से 1320 तक राज किए। तुगलक 1320 से 1414 तक राज किए। सैयद 1414 से लेकर 1451 तक और उसके बाद लोधी 1451 से 1526 और जो ये मुगल वंश था ये 1526 से 1857 तक राज किया। तो जो ये अरसा है 1192 से लेकर के 1857 हम गुलाम रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि हमारे आका ये मुसलमान ही रहे हैं। तो ये माइंडसेट अब मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान की आवाम समझ रही है कि यहाँ पर सबकी बराबरी है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, और आपका कोई प्रायोरिटी राइट हमारे संसाधन पर नहीं है। अब शायद लोग समझने लगे हैं। लेकिन जो ब्लैकेस्ट पीरियड हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री का आफ्टर इंडिपेंडेंस रहा है वो पंडितों का कत्लेआम कश्मीर में रहा। बिल्कुल। और पंडितों का वहां से निकाला जाना, पलायन नहीं, निकाला जाना, यह ब्लैकेस्ट पीरियड रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम यह समझ रही है कि भाई ये जो ये डेफिनेशन था सेक्युलरिज्म का, ये हम लोगों को बहकावे का था कि हम सेक्युलर हैं। ये हम लोगों को, हमारे पूरे जितना कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बाकी नेता थे, सेक्युलर ये बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन सेक्युलर के माने ये होते हैं कि सब धर्म बराबर है। हाँ। ये थोड़ा ना कि एक का प्रायोरिटी राइट है, ये थोड़ा ना कि आप भगा दें कश्मीर से। अरे भाई, जब आप ये कहते हैं कि माइनॉरिटी, तो कश्मीर में ये पंडित भी तो माइनॉरिटी थे।
तो इनकी सुरक्षा के लिए कौन आ गया है? राहुल कॉल भी कुछ कह रहे हैं बीडी मिश्रा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो कश्मीर में तो तमाम हिंदू माइनॉरिटी में है, वहां पे उनको क्यों नहीं काउंट किया जाता? राहुल कॉल में जवाब लूंगी आपका, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा फिलहाल मुझे, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, आज हम बात कर रहे हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी, जहां के नेता बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि हमारी सेना के साथ लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो 1 करोड़ रुपए देकर आतंकवादी भारत भेज रहा है खून खराबा करने के लिए। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक तमाम टेरर अटैक भारत में हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान बने हुए हैं। राहुल कॉल, आप कुछ कहना चाहते थे कश्मीर के बारे में, खास तौर से जो हम बात कर रहे थे। हालांकि मेरा सवाल वही विल पार, जिस तरीके से वहां से तमाम हिंदुओं को भगाया गया, क्या ये सरकार, क्या हमारे राजनेताओं की इतनी इच्छा शक्ति है कि दोबारा से इन लोगों को वहां बसा दिया जाए? देखिए, एक बहुत ही दुख की बात है कि हमारा देश, जहां पर कश्मीरी हिंदुओं का जो विस्थापन हुआ जी, ये इसको इतना कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जा रही है और इसको एक पॉलिटिकल नरम वर्ड है। ये प्योर प्ले एक तरीके का, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक रिलीजियस जेनोसाइड है, एक रिलीजियस, एक धर्म के नाम पे नरसंहार है। और ये नरसंहार कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1990 में ही नहीं हुआ, 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का ये 7वां पलायन था। इसमें एक और चीज गौर करने लायक है कि कश्मीरी हिंदू जब वहां से निकाले गए, उसके बाद पूरे देश में आके कश्मीरी हिंदुओं ने एक बात कहने की कोशिश की कि धर्म के नाम पे जहां पर कश्मीर को एक फैक्टो मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोशिशें, ऐसी प्रोसेस पूरे देश में भी चल रही है और बहुत जगहों पे इसकी अवेयरनेस पन कश्मीर के माध्यम से भी हमने करने की कोशिश की। एक बात जो बहुत ही गौर करने लायक है जी, कि जहां पर भी पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हुए, वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी जो जहां पे थी, वो उसको डिफैक्टो मुस्लिम एरिया कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि कश्मीर की जो हम बात कर रहे हैं, ये 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का 7वां पलायन था। अगर ये पॉलिटिकल इशू रहता तो ये पिछले 700 साल में कभी ना कभी तो सॉल्व होने की बात पे आता, लेकिन धर्म के नाम पे कश्मीरी हिंदुओं की जड़ें इतनी मजबूत रही है कश्मीर में, तो कि अगर आपको उस पूरी जगह को, वजह जो एक भारत के अंदर आती हुई एक खिड़की है, एक इट्स एंट्रेंस, जो कश्मीर जो है वो भारत की तरफ आती हुई एक खिड़की है, अगर आप वहां से उसकी कल्चरल, उसकी धरोहर, उसके रूट्स को तोड़ते हैं, आप उसको छड़ों से करते हैं, तो आप पूरे भारत पे जो एक पैन इस्लामिक जिहादी वेव का जो फेज चल रहा है, ये पूरे भारत पे इसकी हम जड़ें मजबूत कर सकते हैं। ये चीजें बोलने में, ये चीजें अपनाने में हमें दो राय नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत क्लियर अपना बात करनी चाहिए कि कश्मीर में जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई वहां पर कश्मीर की आजादी के लिए लाखों लोग सड़क पे निकलते हैं, तो एक बात कहना बहुत जरूरी है कि किसी भी तरीके का फासीवाद, एक फैसिस्ट मूवमेंट जब चलती है, वहां पर लोगों की क्वांटिटी को नहीं देखा जाता। एक इस्लामिक डॉक्ट्राइन तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को सड़कों पे लाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश जो है, इस कोशिश में कश्मीर आज नहीं, पिछले 700 सालों से कोशिश कर रहा है। और इसका अगर ये पॉलिटिकल इसका एक कारण रहता, इस मूल कारण पॉलिटिकल रहता, तो कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकालने की क्या जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा पूरे देश में जहां पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉकेट्स बन रहे हैं, वहां से हिंदुओं को क्यों बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है? तो हम इसको कम्प्लेक्स रूप ना दें। हमारी जो देश की सरकार है, जो 2014 में जो वादे हुए हैं, जो कमिटमेंट्स उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाने की कही है, वो वादे पूरे होने चाहिए। क्योंकि उससे अभी आप भी देखते हैं कि एक अलग सा चोला पहनाया जा रहा है कश्मीर के अंदर, जहां पर ये सेपरेटिस्ट लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि कश्मीरी हिंदू हमारे ही कल्चरल मिलू का पार्ट है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कश्मीरी हिंदू आपके कल्चरल मिलू का पार्ट है, तो 700 साल से बार बार ये क्यों खदेड़े गए?
बिल्कुल सही सवाल है मिस्टर दत्ता। वैसे एक चीज तो देखनी पड़ेगी, 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल और बचे हुए हैं। वहां पे अगर पुनर्स्थापित आपको करना है इन लोगों को, तो कितना काम करना होगा हम सब जानते हैं। और जरा देख तो लीजिए, लोगों से पूछ तो लीजिए, जब तक वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, इतनी धमकियों के बाद और इतनी त्रासदी देखने के बाद, कोई कैसे जाने के लिए तैयार होगा? शशि, आपके इस सवाल का विस्तार से जवाब देने से पहले एक क्विक कमेंट करने की बहुत आवश्यकता है। जहां वो 1 करोड़ रुपए की जहां बात आती है पाकिस्तान का, मैं समझता हूं कि इस पे भी तफ्तीश हो जाए कि वो काउंटरफीट नोट तो नहीं है या फिर जाली नोट तो नहीं है 1 करोड़ का जो वादा है। क्योंकि एक कहते हैं कि वादा करते होंगे 1 करोड़ के, देते बस कुछ ही होंगे। मैं समझता हूं कि एक भिखारी देश 1 करोड़ रुपए कहां से जुटा लेता है, इस पे भी सोचने की आवश्यकता है। जहां कश्मीर की बुनियादी बातों पे जहां बात आती है, मैं समझता हूं कि बेशक ये एक हिस्टोरिकल एक वो है, कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं पे एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी है और रिलीजियस पहल पे पेच है उस पे। यहाँ पे केवल मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है कि मतलब पंडितों को कैसे वहाँ पे दोबारा स्थापित किया जाए, वो तो एक मुद्दा है ही और वो करने की आवश्यकता है। पर इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जब कहीं से भी एथनिक क्लेंजिंग होता है या फिर एक्सोडस जब होता है, उसके जो ओरिजिनल कल्चरल रूट्स है उसको बिल्कुल अपरूट कर दिया जाता है या फिर ख़त्म कर दिया जाता है, जड़ से तबाह कर दिया जाता है। यहाँ पे बांदीपुरा में या फिर अवंतीपुर में या फिर आपके मुजफ्फराबाद में या शारदा पीठ के आसपास तमाम जितने सारे एंशिएंट टेम्पल्स है, शायद आप वाकिफ होंगे कौल साहब इस बात से, बहुत सारे ऐसे एंशिएंट मंदिरों को 80s के दशक में, 90s के दशक में बाकायदा बाय द मॉब विद द सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तोड़ा गया था और एक तहस नहस कर दिया गया था। इस देश में हमेशा चिल्लाते हैं लोग, सो कॉल्ड सेकुलर लोग, जिनको मैं सेकुलर नहीं कहता हूं, मैं उनको सिकुलर कहता हूं, सिक माइंडेड पीपल। वो लोग जो एक बाबरी वाला कांड लेके इतना ज्यादा चिल्लाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको बार बार उठाने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि बांदीपुरा में या फिर अवंतीपुर में या फिर पाक एनस्लेव्ड इंडियन कश्मीर में, वहां पे मुजफ्फराबाद में शारदा पीठ के आसपास तमाम जितने सारे मंदिरों को तोड़ा गया था, जो 2500, 2000, 1500 साल पुराने हैं, हिस्टोरिकल एडिफिसेस ऑफ दैट स्टेट, उनको पुनः रिकंस्ट्रक्ट करना क्या उचित नहीं है या फिर आवश्यक नहीं है? ये क्यों है कि मंदिर अगर तोड़ा जाता है या फिर हिंदूज के जितने आइडेंटिटीज है उसको तहस नहस किया जाता है, तो वो तो जायज होता है और वो उस पर किसी तरह का सुनवाई नहीं होता है। और जब कहीं ना कहीं पे कुछ अगर इस्लामिक चीजों पे अगर जरा सा भी खरोच आता है तो उस पे पूरा एक तरह से मतलब रक्तपात मच जाता है पूरे देश में। ठीक है। जब पुनः स्थापित होने की जब बात आती है कश्मीरी पंडित्स के, उनके जितने सारे हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसीज है और कश्मीर का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको भी पुनः स्थापित करना बहुत आवश्यक है। और तमाम जितने सारे मंदिर या फिर कल्चरल जो एंटिटीज है कश्मीर के, उनको दोबारा मतलब कि एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत आवश्यक है। ये तो भारत की बात हुई कि किस तरीके से हमें आगे काम करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बीडी मिश्रा जी, सवाल अब ये है, सीपैक की हम बात कर रहे हैं, चाइना की गोद में किस तरीके से पाकिस्तान बैठा हुआ है, हम ये बात कर रहे हैं, किस तरीके से पूरी दुनिया अपने स्वार्थों के हिसाब से दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करती है, जिसमें अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ अभी तक संबंध स्थापित किए हुए है, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। सवाल अब ये कि एक तो चाइना के अंदर ही विरोध के सुर, विरोध नहीं कहेंगे तो कम से कम सजग करने की कोशिश तो लगातार जारी है। उनकी मीडिया से लेकर के उनके कई नेताओं तक ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा जोखिम हमारे लिए साबित हो, बहुत ज्यादा पैसा सीपैक में चाइना लगा रहा है। दूसरी तरफ चाइना के अलावा पाकिस्तान की हालत देखिए, वहां के कई नेताओं ने खुलकर संसद में बयान दिए हैं। इसके अलावा वहां पे एक जो कामगार है उसके ऊपर 2 चाइनीज जो सैनिक सुरक्षा में लगे हुए हैं। हालात का अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा मुश्किल है वहां काम करना। क्या आपको नहीं लगता कि तमाम चीजें आपस में बहुत परेशान करने जा रही हैं इन सबको? देखिए, हमको कंसर्न है अपने देश से, बिल्कुल, हमारे देश का इंटरेस्ट क्या है और हमारे नागरिक कैसे सुरक्षित रहें और हमारे देश में जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है ये मशरूम न हो। हालांकि बड़ी एफर्ट हो रही है कि इसको मशरूम करने की। एक ओवैसी साहब हैं, वो ये सोचते हैं कि वो नेक्स्ट जिन्ना है इंडिया में, और उनकी पूरी जो कड़ी है
प्रोग्रेस की पहली कड़ी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, तो इस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि जितना डैमेज आपको ये जो एक उभरता हुआ संक्रामक जो रिलीजियस फेनेटिसिज्म है इंडिया में, उससे ज़्यादा तो सपोर्ट ये हिंदू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ये बताइए कि बाबरी मस्जिद पर जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे वो मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, सीताराम येचूरी, राहुल गांधी, शरद पवार, डी राजा, ये क्या मुसलमान हैं? शिया है, सुन्नी है? बताओ। बिल्कुल नहीं। तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल ये माइलेज लेने का तरीका है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसके ही तहत पंडित भी वहां से भगाए गए। पंडितों के वहां से उनके कत्लेआम का विरोध नहीं हुआ। पीपल लुक्ड द अदर साइड। और आज भी ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ओवैसी को अभी कितना शह मिल रहा है। और इसको जो यहाँ पर ये बॉम्बे का एक क्लर्जी था जो कि भाग गया है, इसके लिए कितना लोगों ने सपोर्ट किया और तमाम हमारे गरुआ पहन के लोग गए इसको सपोर्ट किए। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो इनकी डिज़ाइन है इसको समझना है, हमको जागरूक रहना है और सेक्युलरिज्म के सही माने समझने हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ सुनिए, मैं हर बार जब टीवी चैनल पर कोई पाकिस्तानी आता है तो मैं कहता हूँ भाई तुम हमारे पड़ोसी हो और मैं तुम्हारी भलाई की एक तुमको सलाह दे रहा हूँ। और अंग्रेज यहाँ पर आए थे तिजारत करने और अंग्रेजों ने कोई लैंड रूट नहीं बनाया था। अब पाकिस्तानी यहाँ तिजारत ग्वादर करने, चाइनीज यहाँ पर तिजारत करने ग्वादर पोर्ट पा रहे हैं, उन्होंने लैंड रूट बनाया है, उनकी कैंटोनमेंट बन रही हैं। तो भाई तुम ये समझ लो कि वो जितनी एरिया है वो दखल कर लेंगे। $49 बिलियन वो वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और उसी के साथ साथ एक बात और है कि उनके 19,000 सोल्जर्स PLA के आज बलूचिस्तान में तैनात हैं। और ये ऐसे नहीं जाने के, तो पाकिस्तान एक ऐसे ट्रैप में फंस रहा है जहां वो ये समझ रहा है कि उसको चाइनीज पूरा दान दे रहे हैं। अरे उनकी फिलॉसफी अलग है, वो तो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। तुम इस्लामिक स्टेट हो, तुम थियोक्रेटिक हो, वो प्रोलेटारियत हैं, तुम्हारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। और बाद में चीन का एक प्रोविंस पाकिस्तान बनेगा। लेकिन अगर बलूचिस्तान में जो उनका विरोध चल रहा है इसको हम मदद करते रहेंगे तो चाइना को भी कहीं न कहीं जोश मिलेगा। और चाइना इस बात पर आज के दिन में सोचने लगा है कि कहीं प्रॉब्लम होगा तो ग्वादर पोर्ट को जाने वाला सिंकियांग का रास्ता वो खतरे में है। ठीक है, यहाँ पे मैं राहुल कौल आपसे पूछना चाहूँगी, कश्मीर की हम बात करें, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सरकारें शायद उस विल पावर के साथ काम नहीं कर पाती हैं जिसके साथ करना चाहिए। और इस सरकार के बारे में भी वही कहा जा रहा है। बुरहान वानी जो कि टेररिस्ट था, उसके लिए कितना खून खराबा हुआ हमने देखा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि डिमोनेटाइजेशन से, विमुद्रीकरण जो हुआ है उससे बहुत फर्क पड़ा है और असर साफ साफ नजर आ भी रहा है। क्या वहां पर राजनेताओं के लिए काम करना बहुत मुश्किल है या फिर वही सवाल की इच्छा शक्ति ही नहीं है काम करने की? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो राजनेता इसमें काम कर रहे हैं वो कौन से राजनेता है। जी, भारतीय जनता पार्टी और PDP का गठबंधन जब हुआ, जिसको जम्मू कश्मीर का एक नागरिक होते हुए, एक कश्मीरी हिंदू होते हुए मैं एक सुसाइड अलायंस कहूंगा, जबकि एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं कहूंगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो गौरतलब है जी। सबसे पहले कि उसमें यह लिखा गया है कि कश्मीरी हिंदुओं को अगर हम कश्मीर में वापस लाते हैं, इसको हम कश्मीर में यहाँ के कल्चरल मिल्यू में एब्जॉर्ब करेंगे। तो आज का कश्मीर का कल्चरल मिल्यू क्या है ये हम सब जानते हैं। ये एक वहाबी इस्लाम बन चुका है, वहां पे निजाम मुस्तफा की बात होती है। एक सबसे बड़ा दोगलापन जो पूरे देश में देखा जा रहा है कि अगर आप कहीं भी सेक्युलरिज्म की बात देखें तो सेक्युलरिज्म का जो चोला है ये क्यों ऐसा होता है कि जो सेपरेटिस्ट और जो ये इस्लामी और वहाबी मेंटालिटी वाले लोग होते हैं इसको ये लोग ओढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप इस्लामी पद्धति एक साइड से ये कहते हैं कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा चलेगा, हमें चाहिए आजादी, ये चाहते हैं आजादी बराए इस्लाम, और इस्लाम में ना तो सेक्युलरिज्म है ना तो नेशनलिज्म है। अगर नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म दोनों इस्लाम में नहीं है, जो ये चोला ओढ़ते हैं, तो आज की डेट में पूरे देश में, पूरे विश्व में ये समझना जरूरी है कि कश्मीर में जो भारत के खिलाफ
जो सबसे बड़ा एक मुहिम चल रही है, जो रस्तों पे चल रही है, वो जितने भी लोग हैं वो एक इस्लामी डॉक्ट्राइन से जुड़े हुए लोग हैं, तभी वो जाके वहां पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, जब कश्मीर में सेपरेटिस्ट ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर लाखों लोग मरे, तो लाखों लोग सड़क पे आके क्या कर रहे थे? अगर वो भारत के खिलाफ नारे दे रहे थे और नेशनलिज्म उनके मुद्दे में ही नहीं है, सेक्युलरिज्म के मुद्दे में ही नहीं है, सेक्युलरिज्म को वो मानते ही नहीं क्योंकि इस्लाम इसको नहीं मानता, तो वहां पर वो अगर रास्ते पे थे तो वो एंटी नेशनल थे, वो भारत के खिलाफ थे। और अगर वो भारत के खिलाफ थे और वहां पर अगर आप काम करने की, जैसे आपने बात की कि जो वहां पर अभी की जो राजनीतिक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो करंट पॉलिटी है कश्मीर में, तो एक बहुत बड़ी गलती का शिकार भारतीय जनता पार्टी हुई है, ये उनको मानना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर पीडीपी के साथ गठबंधन के बाद एक ऐसी चीज, एक ऐसा दौर सामने आएगा जहां पर उन्हें यह समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर पिछले इतने सालों से क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होने की वजह से काफी सब चेंजेस वहां पे जो पहले सरकारें रही हैं उन्होंने की हैं, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी शायद ये चाहती थी कि उनके गठबंधन में आने के बाद वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को समझे क्या क्या चेंजेस हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश, उनके दुर्भाग्य से जब ये गठबंधन हुआ तो होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फाइनेंस और बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे वो वहां के सीएम और महबूबा मुफ्ती ने अपने हाथ में रखे, और भारतीय जनता पार्टी आज भी हाथ पे हाथ रख के धरी बैठी रही। और सबसे बड़ा राहुल कौल, ये आपका एनालिसिस है कि वहां पे सरकारें दोनों ठीक से काम नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की वो बात कर लें, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ है। नहीं, एक सवाल है, इसका कारण ये है कि पीडीपी जो है ऐसा राहुल जी, सेपरेटिस्ट को मानने वाली पार्टी है, और सेपरेटिस्ट को मानने वाली पार्टी जो है वो इस्लाम के उस पर काम करती है। क्योंकि सेपरेटिस्ट को मानने वाली पार्टी अगर ये कह दे कि वो टॉफी खरीदने के लिए नहीं आए थे बच्चे, तो अब मानेंगे, संकेत तो दिया था। राहुल जी, मैं फौजी हूँ, राहुल जी मैं फौजी हूँ, मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, और राजनीति मेरे समझ में भी नहीं आती है क्योंकि मैंने राजनीति नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पीडीपी से न मिलती, तो वहां पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होता और पंडितों के कितने हितकारी होता? मेरा यही सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मैं भी एक राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं पीपल्स मूवमेंट चलाता हूं जो प्रमुख कश्मीरी हिंदुओं के लिए चलाती है। अगर आप जम्मू में जहां से भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई, वहां पर अगर आप आम आदमी की धारणा को, आम आदमी के विश्वास को देखते, उनका कहना यह था कि पीडीपी के साथ गठबंधन करने से हम अपनी राष्ट्रीयता की तरफ एक बहुत बड़ी एक मोहर लगा रहे हैं। नहीं, सवाल अलग है राहुल जी, आप बताइए पॉलिटिकल सिनेरियो फिर क्या होता अगर भारतीय जनता पार्टी पीडीपी को नहीं ज्वाइन करती, तो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होता और वो पंडितों के लिए और जम्मू के लिए कितना हितकारी होता है, ये बताइए। आज सिर्फ हम जम्मू कश्मीर पे बात नहीं कर रहे हैं मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी के ऑपोजिशन में बैठने से कश्मीर में जिस भी तरह की सरकार का गठबंधन होता, कश्मीर में किसी भी तरीके का सरकार गठबंधन होता, उसके किसी भी कार्य रूप को भारतीय जनता पार्टी रोक सकती थी, अटका सकती थी, और वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को एक ब्रेक लगा सकती थी, जो आज ऐसे धड़ल्ले से चल रहा है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का खुद का कंट्रोल नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं राहुल कौल, आज हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, आज हम ओवरऑल बहुत सारे विषयों पर बात कर रहे हैं। आपका एनालिसिस है कि ये चीजें ठीक नहीं हुई। अब देखते हैं कि सरकारें क्या काम करती है और एंड में रिजल्ट किस तरीके का निकल के वहां पर सामने आता है। मिस्टर दत्ता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मेरा सवाल है। हाँ शशि, आप अपना सवाल भी पूछ लीजिए, दोनों का एक ही साथ जवाब दे दूंगा मैं। मेरा सवाल ये है, जिस तरह की स्थिति हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से वहाँ के आर्मी चीफ ने जो बहुत सारे चेंजेस किए हैं, हम बात कर रहे हैं ये भी कि पाकिस्तान के अपने ही घर में बहुत ज्यादा गिरा हुआ नजर नहीं आता। आइसोलेशन के अलावा आप देखिए कि वहाँ पर बलूचिस्तान है, वहाँ पर सिंध है, बाल्टिस्तान है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ की जो स्थितियां लगातार भयावह हो रही हैं, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को वहाँ के लोग एक्सपोज कर रहे हैं। वहाँ पे जिस तरीके से पनामा पेपर्स में नाम आया नवाज शरीफ का, हालांकि कोशिश वो लगातार कर रहे हैं कि थोड़ी स्ट्रांग पोजीशन उनकी हो, लेकिन क्या आगे आने वाली जो राहें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी?
बेशक आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा, पर इससे पहले क्योंकि एक पॉलिटिकल चीज़ को लेके बातचीत हो रही थी, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी का गठबंधन अगर नहीं होता और वहाँ पे अगर जिस तरह का नतीजा निकल के आया था, किसी दूसरा अलायंस सरकार नहीं बना सकती थी, और अगर बन भी जाता तो वो जिस तरह का एक खिचड़ी वाला सरकार बनता, शायद कश्मीर का हालत और ज्यादा खतरनाक और खराब होता। और इसलिए ऐसे मोड़ पे एक सरकार, स्थायी सरकार जिसका डोर केंद्र के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा सरकार बनाना आवश्यक था। जहां आपने पाकिस्तान के लेके जब आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और उसका जो डोर है आईएसआई या फिर आर्मी के साथ या फिर आतंकवादी संगठनों के साथ, उसको समझना बहुत आवश्यक होता है। और बिना उसे समझे हम लोग किसी भी तरह का एनालिसिस पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का नहीं कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि अंतर आपके हाफिज सईद और नवाज शरीफ साहब के बीच में अंतर यही है कि हाफिज सईद इज नॉट अ इलेक्टेड टेररिस्ट, नवाज शरीफ इज अ इलेक्टेड टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और जिस तरह का बयानबाजी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पे किया है या फिर बुरहान वाही को लेके जिस तरह का उन्होंने हाईतबा मचाया और जिस हिसाब से पूरे चीज को कोशिश करने की गई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तरफ से, उसके बाद मैं उनको एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक लीडर नहीं मानता हूं, मैं उनको एक इलेक्टेड आतंकवादी मानता हूं। आपको याद है कि जो ब्लैक डे मनाया गया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि दबाव की वजह से वो काला दिन मना रहे हैं, तो आप ये भी मानिए कि दबाव वहां पर उस तरीके का है कि वो शायद काम नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ सबसे दुख की बात जो पाकिस्तान के फ्रेजाइल डेमोक्रेसी के साथ ये है कि उसके जो भागडोर है या फिर जो चाबी है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास नहीं है, वो एक पपेट है। बेनजीर भुट्टो भी पपेट थी, नवाज शरीफ भी पपेट है, और आगे के कोई भी क्यों ना बने, चाहे वो इमरान खान भी क्यों ना बन जाए, वो भी पपेट ही रहेगा। पाकिस्तान का दुर्भाग्य ये है, और इसीलिए इतना तेजी से पाकिस्तान के अंदर ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फैल रहा है, और उसका नतीजा ये है कि बैल्कनाइजेशन प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा है पाकिस्तान में। हमें जो देखना है और हमें जो करना चाहिए वो केवल बलूचिस्तान के मुद्दा को नहीं उठाना चाहिए। आपके वजीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वहां पे जो एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है, सिंध में जो एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है, या फिर इंडियन एनस्लेव्ड कश्मीर में जो एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है, पाकिस्तान के हिस्से पे जो कश्मीर है वहां पे जिस तरह का एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है, ये तमाम चीजों को उठाने की आवश्यकता है। और लिबरेशन मूवमेंट इन सब एरिया पे जहां पे चल रहा है उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जब तक हम लोग चीन को नकल कसने की कोशिश नहीं करेंगे और चीन को चारों तरफ से जब तक हम लोग नहीं घेरेंगे, तब तक ये चीज भारत के लिए सफल नहीं हो सकता है। अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह का चेंजेस हुआ है और ट्रंप प्रशासन अब आने जा रहे हैं, और ट्रंप का जो सोच है आईएसआईएस को लेके, पाकिस्तान को लेके, वो सब जानते हैं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि छोटे-छोटे एक दो सवाल और है मेरे। आपने चाइना की बात की, एनएसजी के मामले पर, मसूद के मामले पे चाइना अभी भी अड़े है, आपने देखा आज ही। तो इसीलिए वहां पे व्लादिमीर पुतिन जो कहा जा रहा है कि ट्रंप के बहुत नजदीक है, ये जो संबंध है, इस संबंध को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और इस पे भारत एक महत्वपूर्ण काम कर सकता है। ये ट्रॉयका अगर बन जाता है यूएस, रशिया और भारत का, तो कहीं ना कहीं पे चाइना जाके बीडी मिश्रा जी, बहुत छोटे से जवाब। हमारे अंदर भी तो बहुत सारी परेशानी है, हम पॉलिटिशियंस की ही बात क्यों करें, अपनी ही हम बात क्यों नहीं कर सकते? आप सुरक्षा के मामले में देख रहे हैं किस तरह से हम बहुत ज्यादा कोताही बरतते हैं। एक के बाद एक जितनी भी आतंकवादी हमले हुए, किस तरीके से स्लीपर सेल, किस तरीके के वहां के आसपास के लोगों ने ही मदद किया है, उसके बारे में भी तो हमें सोचना चाहिए। जब हमें पता है कि इतना ज्यादा हमें खतरा है, तो क्यों नहीं हम एहतियात बरतते, क्यों नहीं हम चौकसी और ज्यादा अच्छी कर देते? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, इसमें क्रिटिसिज्म ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट बहुत एक फॉन्डनेस हो गई है, ये एक फैशन हो गया है। आप कोई भी चीज़ एस्टेब्लिशमेंट का है, आप उसको क्रिटिसाइज करिए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ जितने स्लीपर सेल हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आज के दिन में भी उनकी एफिशिएंसी बरकरार है। सुओ मोटो और एक रूट से इनको निकालना पड़ेगा,
और ये पूरे कंट्री में जब तक हमारे यहाँ जो सिंपैथाइजर हैं आतंकवाद से, जो प्रमोटर हैं आतंकवाद के, और जो एजेंट हैं हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकवाद के एक्सपोर्ट का, उनको जब तक हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ खतरा आतंकवाद के एक्सपोर्ट का बना रहेगा। राहुल कौल, एक बहुत ही छोटा सा जवाब, आपको क्या लगता है, क्योंकि पुनः कश्मीर को आप देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से वहां के लोगों के राइट्स के लिए आप लगातार बात कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको कोई वाकई में आसान सल्यूशन दिखता है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आइडियल सिचुएशन हो और चीज़ें सुधर जाएं, चीज़ों में कुछ निखार आए? क्योंकि अभी तक कश्मीरी लोगों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए हमें नहीं समझ में आता कि सरकारों ने कुछ खास किया है। मैं अपना एक आह्वान दो तरह के डोमिनियन में देना चाहूंगा। एक तो अपना बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग है, और हमारा एक पॉलिटिकल वर्ग है। दोनों वर्ग में जब तक हम लोग इस चीज को ओपनली ना कहें और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले कि जैसे हम बलूचिस्तान के रिलीजियस क्लिंजिंग को बहुत बढ़ चढ़ के रिलीजियस ये एक एथनिक क्लिंजिंग बोलते हैं, लेकिन कश्मीर की एथनिक क्लिंजिंग को आज तक अगर आपने नोट किया हो, या वहां की रिलीजियस क्लिंजिंग को जो धर्म के नाम पे हुई, आज तक किसी भी सरकार ने इसकी ओनरशिप नहीं ली। हमने कई बार सरकार से इस बात की गुजारिश की कि अगर कश्मीर में जिस तरह का विस्थापन हुआ है कश्मीरी हिंदुओं का, इसका स्वरूप क्या रहा है, इसका फॉर्मेट क्या है, अगर इस फॉर्मेट का स्वरूप एक रिलीजियस क्लिंजिंग, रिलीजियस बेस पे है, तो इसकी आंसरेबिलिटी और इसकी ओनरशिप किसकी है? अगर ये ओनरशिप और आंसरेबिलिटी को हम लोग, जैसे हम बाकी पड़ोसी जहां पर वजीरिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, वहां पर हम बात करते हैं कि वहां पर इतनी क्लिंजिंग है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम आज अपने ही प्लेटफॉर्म में, अपने ही देश में कश्मीरी हिंदुओं का जो एथनिक क्लिंजिंग हुआ है, जो उनका रिलीजियस क्लिंजिंग हुआ है, इसकी ओनरशिप की बात नहीं करते। दूसरा एक मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहता था कि हमने अभी तक इस पूरे मुद्दे में एक चीज की तरफ ध्यान किसी ने नहीं दिया, वो ये था कि नेशनल एक्शन प्लान जो पाकिस्तान ने अपने कंट्री में बनाया, अपने सरकार में बनाया, उसके दौरान में भले ही वो लश्कर तोयबा हो या वो लश्कर जंगी हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन सबको उनने नेशनल एक्शन प्लान के दौरान में बैन कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर POJK से उन्होंने सारे इन आउटफिट्स को कश्मीर के राहुल कौल, मैंने शुरुआत में ही कहा, वहां के भी तो लोग वही कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकवादी ग्रुप्स पे बैन है, जो गुटों को बैन किया गया है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में खुलेआम चल रहे हैं। लोगों को उससे परेशानी भी है, वो मैंने शुरुआत ही उस चीज से की थी। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इन तमाम चीजों के हल निकाले जाते हैं, उपाय ढूंढे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।